नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी एक अपनी नई क्लास में। और नैन आईएएस यूट्यूब चैनल जो समर्पित है यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी परीक्षाओं के लिए, बीएससी, बीट्रिपल परीक्षाओं के लिए और जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स की परीक्षाएं हैं उस संबंध में जो है ये चैनल आपकी मदद करता है। और एक बहुत अच्छा चैनल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और विषयों को आप देखिए, आपको समझ में खुद आएगा कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। जो भी विषय आपका जो है उस विषय से संबंधित प्लेलिस्ट में आप अगर वीडियोस देखेंगे और उसको जो है गहनता से समझने का प्रयास करेंगे तो मेरा दावा है कि उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में बचेगा नहीं। इसके अलावा भी अगर ऐसी चीज़ होती है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से बताएं अपनी समस्या, और हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं आपकी एक सीट सिलेक्शन दिलाने के लिए, एक सीट आपकी पक्की करने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो बस इसी के साथ जो है उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिल रही होगी वीडियो से। तो दोस्तों जो है आज की क्लास में हम आपको बायोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। पिछली बार हमने आपको जो है कंप्लीट कर दिया था, लाभदायक शैवालों के बारे में हमने बताया था। वो शैवाल वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पूरी तरह से कंप्लीट था। तो वो जो है हो चुका है। वहाँ से सवाल बहुत पूछे भी जाते हैं, तो उनका जो खासकर आर्थिक महत्व है उसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। लाइकेन्स हुआ चाहे शैवाल हुआ, इनमें जब आप आर्थिक महत्व पढ़ते हैं या इनकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता पढ़ते हैं या जो भी प्रयोगशाला में आपने देखा किस तरह इनका महत्व है, तो अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे प्रयोगशाला में तो बहुत ज़्यादा आपने कल देखा होगा पिछली क्लास में कि अलग अलग तरीके से, चाहे वो केंद्र की खोज हो या कोई और चीज़ें हो, जीव द्रव्य की बात हो, तो उस तरह जो है उन चीज़ों को उस तरह रिवाइज करिएगा। खासकर इनका जो महत्व है वो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज एक नए टॉपिक में हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए, ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है जो है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पादप जगत है। हम पादप जगत देख रहे हैं दोस्तों, और पादप जगत में जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्ग को हम देख रहे हैं। उसी में शैवाल भी था, उसी में ब्रायोफाइटा। इनकी जो मूल बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, इनका जो आर्थिक महत्व है वो डिस्कस करेंगे। जितना आपकी परीक्षा के लिए संभावना हो सकती है आने की, वहां तक हम लोग देखेंगे इनके पॉइंट्स को, ठीक है। आइए दोस्तों देखा जाए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहते किसे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि इनको कहा किसको जाता है, कौन है ब्रायोफाइटा पादप वर्ग के जीव। अब देखिए कुछ विशेष बातों से आप हर वर्ग को अलग अलग कर सकते हैं, उन्हीं पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है। उन्हीं पे हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए दोस्तों ब्रायोफाइटा। तो ये कौन से पौधे हैं? ये भ्रूण भ्रूण बनाने वाले सबसे साधारण आद्य पौधे। सबसे साधारण मतलब आद्य पौधों का ये समूह है। अब देखिए भ्रूण तो बहुत सारे पौधे बनाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा से शुरू होता है उन पौधों का समूह जो भ्रूण बनाते हैं। मतलब ये सबसे साधारण है, ये सबसे साधारण ब्रायोफाइट्स हैं जो क्या करते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और सबसे आद्य भी हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? एक विशेषता इनकी ये है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? संवहन रहित ऊतक। दोस्तों बार बार ये जिक्र आता है संवहन रहित ऊतक, आप समझते ही होंगे, नहीं समझते तो जान लीजिए। संवहन का मतलब यह है कि पेड़ पौधों में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जल, खनिज लवण मतलब मिनरल्स, और जो भी आवश्यक चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं या ले जाई जाती हैं। तो इनके लिए क्या होता है, संवहनी ऊतक होते हैं। वहन मतलब ले जाना, ले आना। तो संवहनी ऊतकों का ये काम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको पहुंचाना। तो ये जो है कुछ में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते, यही हमको देखना है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये भ्रूण बनाने वाले पौधे हैं,
सबसे साधारण है और ये आद्य पौधों का ये समूह है। नंबर 1, संवहन ऊतक इसमें अनुपस्थित होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, पौधे जो है स्थलीय होते हैं, पौधे स्थलीय होते हैं और नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, छायादार स्थानों पर उगते हैं। स्थलीय पौधे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं और नम और छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं या उगते हैं। ये इनकी विशेषता है। और क्या क्या है देखिए, इनको जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर नम ह्यूमिडिटी की बात हो गई या शेल्टर की बात हो गई, छाया या नमी में उगते हैं, ये पाए जाते हैं, जिससे ये सीधी सी बात पता चल जाती है कि इन्हें क्या होती है, आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इनको पर्याप्त आर्द्रता चाहिए ही चाहिए, पर्याप्त आर्द्रता चाहिए। किसको? ब्रायोफाइट्स को। क्लियर हुआ? इनको इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, चूंकि स्थलीय पौधे हैं तो ये जान लीजिए कि प्रथम ऐसे पौधे हैं जो स्थलीय हैं। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब पौधों का वो समूह जो जल में रहता था। आपको पता है कि समुद्र के जल में ही आद्य जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, तो जो जल में रहते हैं पौधे, उनके बाद जो विकास हुआ होगा वो इन्हीं पौधों का हुआ। मतलब ये स्थल पे आए, जल से स्थल में आने में सबसे पहले आद्य पौधे के समूह है जो स्थलीय पौधे के रूप में विकसित हुए। मतलब ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं। सबसे साधारण भ्रूण बनाने वाली विशेषता इनमें सबसे पहले डेवलप हुई और आद्य पौधों का ये समूह है। इसका मतलब ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं। लेकिन इनकी कुछ विशेषताओं से आप समझ पा रहे होंगे कि ये चूंकि जल में रहते होंगे तो आर्द्रता की कमी महसूस होती होगी, आर्द्रता के आदी होंगे वो पौधे जो जल में रहते होंगे, उनको आर्द्रता मिलती होगी। लेकिन जल के बाद जब स्थल पे पौधे आएंगे तो पानी की तरह उनको जो है जल की आपूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन अगर उनको आर्द्रता मिले तो अपना विकास कर सकते हैं। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंफर्टेबल बाहर भी है, लेकिन अगर इनको आर्द्रता मिले, ये समझने का प्रयास करिए ब्रायोफाइट्स के बारे में। मतलब ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं, लेकिन आर्द्रता की, इनको पर्याप्त आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। मतलब भाई समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन हमें आर्द्रता चाहिए, हमें नमी चाहिए, हमें छाया चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये बात समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझिए, इसीलिए इन पौधों को हम क्या कहते हैं, इनको एक चीज और कही जाती है, इससे और आप स्पष्ट समझ पाएंगे। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। अब एम्फीबिया वर्ग या एम्फीबियन ये आगे पढ़ाएंगे क्योंकि अभी उसका नंबर नहीं आया है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो स्थल और जल दोनों पर निवास करते हैं। ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं और उनको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। जैसे आपका मेढक है, मेढक एक जीव है, जंतु में आता है एनिमिलिया में। तो आप देखिए ये ऐसा जंतु है जो जल में भी निवास करता है और स्थल में, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो ये वनस्पति जात जगत का मतलब ये सोचिए प्लांट में, प्लांटी जो है, प्लांटी किंगडम का ये जो है क्या है, एम्फीबिया वर्ग है। एम्फीबियंस इनको कहते हैं। मतलब पानी में इनको रहने की आवश्यकता पड़ती है और अगर स्थल में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको नमी चाहिए, छायादार स्थान चाहिए और पर्याप्त आर्द्रता चाहिए। अब आपको जो है आपके दिमाग में उनके बारे में इमेज एकदम क्लियर हो गई होगी कि ब्रायोफाइट्स क्या है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इनको पॉइंट वाइज जरूर नोट करिए, जरूर याद करिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो पॉइंट्स मिले उनको बुलेट फॉर्म में शॉर्ट में अपने शब्दों में जरूर लिखने का प्रयास करें। वो आपको काम आएंगे। एक जगह आपको उस टॉपिक से संबंधित वो नोट्स जो है आपको काम आएंगे और एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन बुक है या एग्ज़ाम का जो भी टेस्ट पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है या जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, जब आप इनसे मिलाएंगे तो ये दावा है कि यहाँ इससे ज़्यादा डेटा आपको जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बस ये है कि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि इससे यहाँ तक भी पूछा जाए तो आप कभी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना हो। तो पॉइंट्स जरूर नोट करिए क्योंकि पॉइंट्स भूलते हैं
जो भी टॉपिक्स है उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते चले, तभी आप जो है वीडियो का या क्लास का अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे। आप सुनेंगे, आप उसके बाद स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको जो वो चीज़ें मिस हो जाएंगी। सबको मिस होती हैं, स्वाभाविक से प्रवृत्ति होती। तो बिल्कुल ध्यान दें, इस तरह अपनी तैयारी को करें, पॉइंट्स को जरूर नोट करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार समझ के उनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स हम देख रहे हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में और चीज़ें देखते हैं किस तरह जो है ये महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आपको पता है, ये आपने कुछ पॉइंट्स देख लिया, कुछ और पॉइंट्स देख लिया जाए। देखिए बायोफाइट्स थैलस होते हैं, थैलस, थैलस नुमा। आपने इसके पहले जो है हमने आपको बताया था कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब थैलस जीवों का समूह है ये, थैली नुमा, एक तरह से थैली नुमा, ठीक है, एक तरह से थैली नुमा। अब लेकिन इसमें क्या होता है, तना मिलता है, तने की तरफ जो है संरचनाएं मिलती हैं, तने और पत्तियों की तरह, इस तरह के जो पौधे होते हैं पत्तियों की तरह और तनों की तरह क्या होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती है। थैलसनुमा मतलब, थैलसनुमा मतलब थैली नुमा होते हैं और तने और पत्तियों की तरह कुछ जो है सरल संरचनाएं इनमें उपस्थित होती हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने एक नाम नहीं लिया, जड़ का नाम नहीं लिया, तो याद रखिए जड़ें जो है इसमें, जब आप थैलोफाइटा को देख रहे थे, थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, वो केवल थैली की तरह होता है, ठीक है। शैवाल में भी यही होता है, शैवाल में सब अलग अलग नहीं बटा होता है कि मतलब पत्ती पादप है तो इसमें जड़ होना चाहिए, तना होना चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। यहाँ से शुरू हो, देखिए इनमें होता है, इनमें थैलसनुमा भले इनका आकार होता है लेकिन इनमें क्या होता है, तना पत्तियां जो है बटी होती, सरल रूप में नहीं बटी होती लेकिन बटी होती। और जड़ें क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जड़ें अनुपस्थित है, जड़ें अनुपस्थित होती हैं। ब्रायोफाइट्स में जड़ें अनुपस्थित होती। अब जड़ नहीं होगी तब कैसे इनको पोषण मिलेगा, खाद्य पदार्थ कैसे ये बनाएंगे, मान लीजिए वो कैसे इनको खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो कच्चा माल है, जल है, खनिज लवण है, मिनरल्स है, वो कैसे इनको जो है प्राप्त होंगे। चलिए उसके लिए इनमें क्या होता है, मूलांग, मूल अंग या मूलांग, जड़ों की जगह क्या होता है इसमें मूलांग पाया जाता है। मूलांग क्या करता है, इसका काम क्या है, वही काम इसका है जड़ की तरह ही, लेकिन ये मूलांग होता है, जड़ नहीं होता है एक तरह से। ये क्या करता है, पौधों को स्थिर रखता है, जड़ों का भी ये काम है पौधों को स्थिर रखना। दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम क्या है, मृदा से जो जड़ों का काम है, खनिज लवण, खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। मृदा से क्या करता है, जल और खनिज लवण या और तरह के पदार्थों का अवशोषण करता है ताकि जो है पादप अपना भोजन बना। विश्वकोशी है, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो मूलांग, जड़ों की जगह क्या पाए जाते हैं, मूलांग पाए जाते हैं, तने और पत्तियों की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। थैलसनुमा की आकृति होती है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सबके साथ है जुड़ा हुआ, हर वर्ग के साथ, वो है इनका आर्थिक महत्व। हम देखेंगे कि इनका आर्थिक महत्व क्या है। चलिए आर्थिक महत्व या किस तरह ये हमारे लिए लाभदायक है, यही हम देखेंगे। आर्थिक महत्व, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये मृदा अपरदन रोकने में लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये जो पौधे होते हैं ये नम जगह पाए जाते हैं, छायादार स्थान पे पाए जाते हैं, मतलब दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये जो स्थलीय और जलीय जो वातावरण होता है उसके बीच संधि क्षेत्र में लगभग ये पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा इसके पहले जो है, आप मैंग्रोव वंश को आपने पढ़ा होगा। मैंग्रोव वंश का काम क्या होता है, वो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं और उनकी जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो भूमि अपरदन को रोकती हैं, वो बाढ़ को आने से रोकती हैं। अब देखिए इनका क्या महत्व है, ये क्या करते हैं,
ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं। एक काम तो इनका यह है कि मृदा अपरदन को रोकते हैं, पहला पॉइंट। अब देखिए, चूंकि इनको जल की आवश्यकता है तो जल की पर्याप्त अवशोषण क्षमता, ये तो क्लियर है आपको कि जल की इनके अंदर पर्याप्त अवशोषण क्षमता होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्षमता होने के कारण बाढ़ रोकने में सहायक। जल की पर्याप्त अवशोषण क्षमता होती है इनके अंदर, इस वजह से ये बाढ़ रोकने में भी मददगार साबित होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात हो गई, क्योंकि इन्हें खुद ही पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए। अब देखिए स्फिग्नम, स्फिग्नम एक इनकी प्रजाति है, स्फिग्नम, स्फिग्नम ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये एस्किमो प्रजाति आपने सुनी होगी, जो टुंड्रा में पाए जाते हैं, मतलब ये जहाँ बर्फ होती है, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ ये एस्किमो जनजाति पाई जाती है, तो वो इसका इस्तेमाल करती है, स्फिग्नम इन ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल करती है। किस लिए करती है, एस्किमो जनजाति, स्फिग्नम एस्किमो जनजाति के द्वारा चिराग में बत्ती के लिए इस्तेमाल होता है। चिराग होता है लैंप एक तरह से, तो उसमें जो बत्ती लगी होती है, जैसे हमारे यहाँ जो है रुई की या कपड़े की, कॉटन की जो बत्ती इस्तेमाल करते हैं, इनको जो है बत्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है एस्किमो द्वारा। स्फिग्नम नाम का ब्रायोफाइट्स पौधा होता है, उसको ये बत्ती की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें केशिकत्तु के द्वारा जो है अच्छे से तेल चढ़ता होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, केशिकत्तु की वजह से स्फिग्नम क्या हो गया, वो प्रजाति हो गई जिससे ये बत्ती की तरह इसका इस्तेमाल अपने लैंप्स में या चिराग में करते हैं। चिराग मतलब हो गया लैंप, ये एस्किमो प्रजाति प्रयुक्त करती है। ठीक है, चलिए और आर्थिक महत्व देख लेते हैं, और आर्थिक महत्व देख लेते हैं, इनका काफी अच्छा इस्तेमाल कर मतलब इनका है। और देख लेते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मास। देखिए मास क्या है, ब्रायोफाइट्स, ध्यान दीजिएगा, मास का प्रयोग क्या होता है किसमें, भोजन के लिए, एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है, भोजन के लिए भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है, भोजन के लिए रूप में भी किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक मतलब औषधि, आप समझिए, एंटीसेप्टिक जो होती है औषधि होती है, औषधि की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में मांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मांस मतलब मीट नहीं, मॉस मतलब ये क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि शाकाहारी जीव जो होते हैं, शाकाहारी जीव, ये इन जो है ब्रायोफाइट्स की कुछ प्रजातियों को तो एंटीसेप्टिक के अलावा इनका क्या प्रयोग होता है, भोज्य पदार्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा कि क्या क्या है आर्थिक महत्व में इनके, कि जो है एक तो इसका प्रयोग होता है एंटीसेप्टिक में, ठीक है, एंटीसेप्टिक में होता है, और भोज्य पदार्थों में भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनका जो शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, जो भी शाकाहारी जीव हैं वो जो है भोजन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब भोजन के लिए इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, निर्भर का मतलब खाते हैं इनको। तो बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां इनकी ऐसी हैं जो मतलब ब्रायोफाइट्स को जो है भोजन के तौर पे, जैसे जो शाकाहारी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है कि जो पादप जगत है भोजन का प्रमुख स्रोत है, शाकाहारी जीवों के लिए तो प्रमुख स्रोत है ही, ठीक है, उत्पादक ही हैं वो, तो उसी कैटेगरी में ये ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, भोज्य पदार्थ की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने जो है
इसके आर्थिक महत्व को पूरी तरह से समझ लिया है दोस्तों। और अब देखिए हमारा जो ये टॉपिक है ब्रायोफाइट्स का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट है। अब हम दोस्तों एक नया टॉपिक आपको पढ़ा दे रहे हैं, नया टॉपिक भी लेके चलते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स के बाद हम देखिए छोटे छोटे जो वर्ग हैं, इनमें कुछ पौधे ऐसे आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं या इनकी विशेषताएं। आप जो काम की चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी आप इनको देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझे रहेंगे तो आगे चल के आपको समस्या होगी। अगर आप छोटी छोटी बातों को देख लेंगे, एक आउटलाइन बना लेंगे इन वर्गों के बारे में और इनके महत्वपूर्ण पौधों के बारे में, तो अगर आपको कहीं से भी सवाल पूछेगा तो आप असहज स्थिति में नहीं महसूस करेंगे अपने आप को। चलिए अब देखिए एक नया वर्ग है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा जैसे कि जब आपने शुरू में विभाजन देखा होगा, पादप वर्ग का विभाजन अगर आपने अच्छे से देखा होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में है, आप उसको एक बार देखिएगा। तो उसमें जो है ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सबके जो है अलग अलग विवरण है और उसी को हम डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके उसको देख रहे हैं हम। आइए देखते हैं ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा दरअसल किस वर्ग के पौधों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें क्या है संवहन ऊतक। अब देखिए संवहन ऊतक जो है भूमिका में आ गए। संवहन ऊतक इसलिए आ गए क्योंकि जल और बहुत सारे खनिज तत्व जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है पौधों को, तो उनके लिए जो है कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या परिवहन के लिए, तो उन्हीं के लिए होते हैं संवहनी ऊतक, जिसमें व्यवस्थित रूप से उनका ट्रांसफर या परिवहन होता है। तो संवहनी ऊतक के जो पौधे हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है, ट्रैकियोफाइटा में। ध्यान दीजिएगा, उनको किस में रखा गया है, ट्रैकियोफाइटा में। अब ट्रैकियोफाइटा को भी बांटा गया है 3 उपवर्गों में। आइए उसको देखते हैं। इसमें 3 उपवर्ग में इसको बांटा गया है, इनको देख लेते हैं एक एक करके ट्रैकियोफाइटा को। पहला है टेरिडोफाइटा। पहला क्या है, टेरिडोफाइटा। दूसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म, या इसको क्या कहेंगे, अनावृत बीजी। और तीसरा, पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, और तीसरा क्या है एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, इसमें जो है बीज जो होते हैं इस तरह के पौधों में वो क्या होते हैं, आवृत होते हैं, ढके होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अनावृत होते हैं, मतलब बीज खुले होते हैं। और टेरिडोफाइटा को हम अभी देख रहे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एक छोटी छोटी चीजों को आपको समझ के चलना है जो दूसरे वर्ग से उसकी विशेषताओं को अलग करती है। ठीक है, आइए हमको क्या देखना है, टेरिडोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा को हम देख चुके हैं, 3 उपवर्गों में विभाजन इनका देख चुके हैं। हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। हम क्या देखते हैं, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि ट्रैकियोफाइटा में हम देख चुके हैं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ध्यान से देखिएगा। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, पहली बात संवहन ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, शरीर, जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। जो शरीर होता है इनका, उसमें एकदम स्पष्ट विभाजन होता है, जड़, तना और पत्ती। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए विभाजन स्पष्ट होने लगा,
जड़, तना और पत्ती, मतलब पौधों का जो समूह है वो विकसित हो रहा है। अब वो वर्ग हम देख रहे हैं जिसमें पौधे विकसित हो रहे हैं। इनमें जो है जल, खनिज, लवण के संवहन के लिए समन्वयी ऊतक भी पाए जा रहे हैं। इसमें शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित भी है, ताकि सब अलग अलग अंग जो है अलग अलग तरीके से अपना सुचारू रूप से काम करें। ठीक है, अब आइए देखते हैं और क्या इसमें बातें, विशेष बातें ये हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो अगली बात है वो क्या है कि इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, नहीं होता, पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। क्लियर हुआ? ये चीज याद रखिएगा, पुष्प और बीज इसमें नहीं बनते टेरिडोफाइटा में। अब देखिए बीजाणुभिद, इसमें जो मुख्य पौधा होता है, मुख्य जो पौधा होता है वो क्या होता है? बीजाणुद्भिद, मतलब बीजाणु से उत्पन्न होता है, बीजाणुद्भिद। और ये किसमें बटा होता है दोस्तों? इसमें जो है बीजाणुद्भिद जो है इसका मुख्य पौधा होता है और ये बटा होता है जड़ में, पत्ती में और तने में। मतलब ये बीजाणुद्भिद जो पौधा होता है, जो मुख्य भाग होता है इसका, ये किसमें बटा होता है? जड़ में, पत्ती में और तने, मतलब स्पष्ट रूप से विभाजन होता है अंगों का। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, अब इसमें देखिए जनन किस तरह होता है, टेरिडोफाइट्स में जनन किस प्रकार होता है ये देखते हैं। युग्मोद्भिद, मतलब इसमें जो युग्मक होते हैं वो जो है नर और मादा में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो नर जननांग हैं, नर जननांग, इनको क्या कहा जाता है? पुंधानी, पुंधानी के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो मादा जननांग होते हैं दोस्तों, मादा जननांग, ये इसमें स्त्रीधानी के रूप में उपस्थित होते हैं, स्त्रीधानी के रूप में, मतलब एक पुंधानी के रूप में उपस्थित होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? स्त्रीधानी के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह इसमें जनन होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इनका एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। इसमें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसमें एकांतरण पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों वो यही है कि इसमें क्या होता है। टेरिडोफाइट्स का विभाजन आपने कैसे देखा? ट्रैकियोफाइट्स हमने देखा कि ट्रैकियोफाइट्स पादप वर्ग का वो वर्ग है जो संवहन ऊतकों के साथ पाए जाने वाले पौधे इसमें शामिल किए जाते हैं। मतलब जहां से पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है वहां से शुरू होता है कौन सा वर्ग? ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में आपने 3 विभाजन देखा है, जिसमें पहला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है ये बात आप याद रखिएगा, जो बीजाणुद्भिद पौधे होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में सबसे जो महत्वपूर्ण पौधा है वो क्या है? फर्न है। हम आपको दिखाएंगे उसको। फर्न का जो पौधा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पौधा होता है। उसकी आप इमेज देख सकते हैं नेट पे या बुक में देखेंगे तो आपको जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। किसी भी पादप वर्ग का या किसी भी जंतु वर्ग का जब आप उदाहरण के साथ उसकी विशेषताओं को याद करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में। तो अब देखिए, आपने देखा कि जब ट्रैकियोफाइटा हमने देखा ट्रैकियोफाइटा, तो यहाँ से शुरू होता है संवहन ऊतक का मिलना, संवहन ऊतक का मिलना। अब इसमें सबसे पहला जो वर्ग है वो क्या है? टेरिडोफाइट्स का है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं, तो संवहन ऊतक तो पाए ही जाएंगे। जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट विभाजन, मतलब अब मूलांग नहीं पाया जाएगा। जैसे इसके पहले आपने देखा उसमें मूलांग पाया जाता है। ठीक है, मूलांग नहीं पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स की तरह मूलांग नहीं पाया जाएगा कि जड़ की अनुपस्थिति है। इसमें स्पष्ट जड़ भी पाई जाएगी, तभी तो जो है जाइलम ऊतकों के माध्यम से संवहन होगा ना।
तो जड़ भी पाई जाएगी, तना भी पाया जाएगा, पत्ते भी पाए जाएगी, इनका स्पष्ट विभाजन भी होता है। पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, बीजाणु होते हैं और बीजाणुयुक्त पौधा होता है जो किसमें बटा होता है, जड़, पत्ती और तने में। युग्मोद्भिद पाया जाता है। युग्मोद्भिद में 2 अंग पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नर जननांग पुंधानी है, मादा जननांग स्त्रीधानी है और इसमें एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। फर्म इसका सबसे महत्वपूर्ण पौधा है। तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स में हमने देख लिया है, टेरिडोफाइट्स में हमने देख लिया है कि टेरिडोफाइट्स वो पौधे हैं जो संवहनी हैं, बीजाणु वाले पौधे हैं। और क्या है, इसमें नर और मादा जननांग अलग अलग है और शरीर स्पष्ट रूप से 3 चीज में विभाजित होता है, जड़ और पत्ते और तना। तो टेरिडोफाइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, देख लिया है। अब अगले टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो इसके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ाएंगे, इसके फर्न का जो पौधा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और दूसरा जो है उसका आर्थिक महत्व क्या है। इस तरह हम नए टॉपिक में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में मतलब काफ़ी चीज़ें आपने समझ ली, ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया और आपने जो है टेरिडोफाइट्स को भी कंप्लीट कर लिया, उनका विभाजन भी देख लिया, ट्रैकियोफाइट्स का भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट्स जरूर नोट करिए और इनको रिवीजन करिए, तभी याद रह पाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं, सब भूल जाएगा अगर आपने इनको याद करके नहीं रखा है और नोट डाउन करके नहीं रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।